नमस्कार आप लोगों को। अभी हम लोग जो अभी तक जो देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैक्टर देख रहे थे कि कंडक्टेंस को फैक्टर कैसे प्रभावित कर रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पीछे दो फैक्टर हम लोग देखे थे, इसके अलावा एक फैक्टर और अभी देखना है कि कंडक्टेंस जो है, जो सॉल्यूट है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिए हुए हैं सेल में। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड लिए हैं, यहाँ पर HCl लिए हैं। अब दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अब इसमें जो इसका जो कंडक्टेंस होगा, इसका कंडक्टेंस अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इसके नेचर के ऊपर। जबकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का समान हो। यदि बाय द वे ये भी 5m है और ये भी 5m है, दोनों HCl का भी और NaCl का भी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तब कहता है कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट रहने के कारण इसका नेचर पर यहाँ इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ आयन इसकी संख्या अधिक होगी। टूटेगा तो ये अधिक आयन के रूप में देगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं उधर वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी रूप में कि वहां पर जाकर के कंप्लीटली नहीं टूटता है और आसानी पूर्वक माने टूटता नहीं है। तो इसलिए इसका आयन की संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिकली इसका कंडक्टेंस कम होगा। तो ये चीज डिपेंड कर, ये माने इसको जो हम निर्धारण करेंगे वो जाकर के जो है कि हमको उसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर माने इसको डिटरमाइन करेंगे कि जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा रहेगा उसका जाकर के जो है कि हमको कंडक्टेंस ज्यादा, और जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम उसका कंडक्टेंस कम। अब ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है तो पहले इसको इसी में देख लेते हैं और तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तीसरा नंबर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम लोग देखें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सिंस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन can be determined by the help of following formula. Degree of ionization, पहले भी इसका चर्चा हुआ है, जिसको हम लोग अल्फा बोले थे सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट में। तो यहां पर जाकर के जो है परसेंटेज आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाय 100। तो जितना रहेगा, जैसे 75% रहेगा तो 75 बाय 100, तो अल्फा का मान हो जाएगा 0.75। माने बाद में कुछ भी 8% रहा तो 8 बाय 100 तो 0.08। समझ में आ गया? तो वैसे कंडीशन में ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का डिटरमाइनेशन हम लोग पहले कर लें। अब ये जाकर के जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन depends on following things.
जैसे ये नंबर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन is directly proportional to temperature that is alpha is proportional to temperature. So with increasing temperature, degree of ionization of any electrolyte will increase. ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वैसे जाकर के जो है हमको यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, हमको बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो अल्फा भी घटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ये जाकर के जो है कि हमको इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसी तरह से और भी देखते हैं कि और किस पर डिपेंड करता है, तब इस पर डिपेंड करेगा कंडक्टेंस का मान, उसको दिखलाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, हो गया, आप लोग लिखे, ठीक। B number, degree of ionization is directly proportional to dielectric constant of solvent that is alpha is proportional to dielectric constant. So with increasing dielectric constant, degree of ionization will increase also. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पीछे देख चुके हैं, पिछले क्लास में, कल वाला क्लास में देखे थे। तो वैसे कंडीशन में यहां पर जाकर जो है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो अल्फा का मान भी बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान घटेगा तो अल्फा का मान भी घटेगा। आपको समझ में आया? तो यहां पर जाकर के जो है कि हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है कि हमको इस पर डिपेंड कर रहा है अल्फा का मान। तो ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा। अब सी नंबर,
कह सकते हैं यहां पर कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dilution of solution and एक ही साथ लिखा देते हैं, दोनों को अलग अलग क्या लिखाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, concentration of solution, that is alpha is proportional to dilution of solution and alpha is proportional to 1 by concentration of solution. So, with increasing dilution, degree of ionization will increase, whereas it will decrease on increasing concentration of solution. लिख लिया? पीछे तुम लिख लिया? तो यहां पर जाके हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का। मतलब घोल को जितना पतला कर दोगे, जितना भी पतला कर दो घोल को, उतना ही जाकर के उसका अल्फा ज्यादा होगा, अर्थात डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा। और जितना घोल को गाढ़ा करेंगे, मतलब सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ाएंगे और सॉल्वेंट की मात्रा को घटाएंगे, उतना ही जाकर के अल्फा का मान कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में डाइल्यूशन को बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर इसका मान क्या होता है, घटता है। लिखा? तुम लिखा पीछे? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो यहां पर जाकर के जो है कि हमको ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का कंडीशन देखे कि ये 3 फैक्टर पर जो हमको डिपेंड कर रहा है। अब इसी में जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिखाए तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर ही डिपेंड करेगा। Now we know that a strong electrolyte is ionized easily as componental ions but weak electrolyte can't ionized easily. So, degree of ionization of a strong electrolyte
will be high with respect to weak electrolyte having same concentration सेम है, from which conductance will be high in a strong electrolyte whereas it will be less in weak electrolyte. So we find that conductance of solution also depends on nature of electrolyte, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है और वीक। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसका आयनाइजेशन इजीली होगा, जो हम लोग पीछे परिभाषा पढ़ चुके हैं शुरू में ही, तो उसको आसानी से आयनाइज्ड होगा और कंप्लीटली होगा। जबकि जाकर के जो है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आसानी पूर्वक आयनाइज्ड नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, बशर्ते कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट सेम रहेगा तो वहां पर जाकर के जो है कि ऑटोमेटिकली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें उसका जो है कि अल्फा का मान ज्यादा होगा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मान ज्यादा होगा। जबकि वीक वाले का उसका जो है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा, और जब आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अधिक होगा उसमें स्ट्रॉन्ग वाला में, तो उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा और इसका कंडक्टेंस वीक वाले का कम होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो वहां प्रेजेंट है, सॉल्यूट जो प्रेजेंट है, उसका नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यदि स्ट्रॉन्ग है तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं फाइनली कंडक्टेंस proportional to degree of ionization alpha। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये फैक्टर देख लिए कि कंडक्टेंस का मान जो है, जो कल से हम पिछले क्लास से स्टार्ट किए थे, तो तीनों फैक्टर हम लोग देख लिए कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे हेडिंग देते हैं
determination of सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का मान कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको देखें। सिंस वी नो दैट कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, चूंकि 1/r इक्वल टू कंडक्टेंस ऑब्जर्व वैल्यू एंड L/A इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग G स्टार से डिनोट किए थे। तो देयरफॉर कप्पा इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। देयरफॉर सेल कांस्टेंट इक्वल टू कप्पा बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, या हम लोग कह सकते हैं यह हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस दोनों का वैल्यू यदि हम डिटरमाइन करके और उसके बाद वहां पर रख दें तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं सेल कांस्टेंट का मान। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सो आफ्टर डिटरमाइनेशन ऑफ a specific conductance and observed value of conductance cell constant also can be determined easily। तो मतलब दोनों का वैल्यू यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो आराम से जाकर के, मतलब इस दोनों का वैल्यू यदि मालूम रहे तो हम आराम से सेल कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये था लिखा, तुम लोग लिखा हो, चलिए लिख लीजिए, इसको देख लीजिए। तो यहां पर आगे जो है कि हमको इस प्रकार से आगे जो है कि सेल कांस्टेंट का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला पहले से हमको देखा हुआ है, इसलिए यहां से हम लोग L/A का मान या सेल कांस्टेंट जिसको G स्टार से डिनोट करते हैं उस G स्टार को हम लोग आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं।
आगे हेडिंग देखते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल। डिटरमिनेशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो है प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे निर्धारण करते हैं, तो ये ऑलरेडी हालांकि डिपेंड करता है, हमको यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। फिजिक्स में आप यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप व्हीटस्टोन ब्रिज देखे होंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर यह काम करेगा। पहले हम लोग रेसिस्टेंस ज्ञात कर लें, और रेसिस्टेंस जब प्रैक्टिकली ज्ञात कर लेते हैं तब वैसे स्थिति में हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं इसका कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस वी नो दैट conductance is reciprocal of resistance, that is conductance equal to 1 by resistance. Then after determination of resistance of any conducting cell or electrolytic cell its conductance या conductance of electrolyte also can be determined. So, experimentally, at first, value of resistance is determined, then its conductance is determined. Resistance can be determined by the help of Wheatstone bridge principle.
तो पहले जाकर के जो है कि हम लोग फिर समझ लीजिए कि हम लोग जानते हैं कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस, पहले भी पढ़ चुका है। देन आफ्टर डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो कैन बी डिटरमाइंड। यदि हम रेसिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये ज्ञात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस भी ज्ञात इस फॉर्मूला में रख करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जो है पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ज्ञात कर लेते हैं और तब कंडक्टेंस को ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होता है, तो वहां पर जाकर के जो है कि हमको 4 अलग अलग रेसिस्टेंस, जिसमें से 3 बाय द वे नॉन है और 1 अननोन है, तो उसका हम लोग मान डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में आप डिटेल्स जाकर पढ़ेंगे, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद तब फिर उसी आधार पर यहाँ पर सेल को भी लागू कर करके उसका रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद तब फिर जाके जो है कि हम लोग उसका मान माने कंडक्टेंस का मान ज्ञात करेंगे। मिटा दो हो। यहाँ पर एक अब इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब इसको जो है पावर सेल, जहां से इलेक्ट्रिक करंट इसको मिलेगा, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, तो दोनों में से कोई भी करंट इसको फ्लो करेंगे। अब यहां पर है P, यहां है Q, ये R है और ये क्या है, S है। According to this principle, हम संक्षिप्त में यहां पर इसका यूज कर रहे हैं। Unknown resistance can be determined as P by Q equal to R by S। तो यहां पर जाके चारों में से जो भी 4 रेसिस्टेंस है, चारों में से कोई एक रेसिस्टेंस अननोन है, उसका मान पहले ज्ञात कर लिया जाता है। सो वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस is determined, then conductance is also determined।
हो गया। तो ये जाकर के इस प्रकार से चार, अब इसी को जाके यहाँ पर हमको जो चार यहाँ पर दिया है, चार रेसिस्टेंस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। यहाँ पर जाकर जो है कि हमको अब इसी को हम लागू करें कंडक्टिंग सेल, तो कोई जिसका निकालना है वो अननोन जो है वही कंडक्टिंग सेल होगा। जैसे मान ले आर निकालना है, तो आर का यहाँ पर जो कनेक्शन जोड़ेंगे कंडक्टिंग सेल के बारे में यहाँ पर जोड़ेंगे, और उस कंडक्टिंग सेल को जोड़ने के बाद उसका रेसिस्टेंस इस फॉर्मूला से, मतलब ये 3 ठो का मालूम होगा, इसका रेसिस्टेंस अपने आप हमको वहां पर जो गैल्वेनोमीटर है इसका इंडिकेटर यहाँ पर हमको बता देगा कि क्या डाटा है, माने क्या निकलेगा उसका वैल्यू। अब उस वैल्यू के सहायता से हम इसका मान निकाल करके आर का, और उसके बाद तो फिर हम लोग कंडक्टेंस का मान का जो शुरू में फॉर्मूला बताए हैं रेसिप्रोकल वाला कि कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस, उसके सहायता से हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लिख लिया इसको। अब चारों में से जहां पर कंडक्टिंग सेल के जोड़ना होगा वहां जोड़ देंगे, तो कंडक्टिंग सेल का ये मरकरी है। तो ये जो है कॉपर वायर है, ये पीटी इलेक्ट्रोड है, और ये मरकरी है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट तो भरा रहेगा, जिसका कि निकालना है रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट अब इसी को जो है कि जो वहां बोले कि इसको कनेक्शन जो वहां पर जैसे वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो बोले ये वाला, तो जैसे मान ली कहीं अननोन है, यहाँ ये अननोन है, तो यहाँ पर अननोन वाला जिसका हम निकालना है तो उसी की जगह पर ये जो सेल है इसका कनेक्शन यहाँ पर जोड़ देंगे ये वाला। अब इधर बाकी ये जो यहाँ रेसिस्टेंस है
यहाँ रेसिस्टेंस है और यहाँ रेसिस्टेंस है, तो इसका तीनों का मान हमको मालूम रहेगा। अब इसका जो है हमको रेसिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे जब मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। मीटर ब्रिज यदि देखे होंगे तो ठीक है, या बतलाया गया होगा, प्रैक्टिकल तो करके नहीं है किए होंगे आप लोग, थ्योरेटिकली यदि बतलाया गया होगा या बताया जाएगा मीटर ब्रिज के बारे में, तो वहां पर मीटर ब्रिज को या कभी मौका मिला तो हम दिखा भी देंगे, ठीक है। तो वो जाकर के जो चूंकि हमारे यहाँ लैब में प्रेजेंट है, तो वो जाकर के जो एक हम उसको वहां पर चर्चा कर देंगे। लेकिन तत्कालिक वहां पर अभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, चूंकि फिजिक्स का टॉपिक हम पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कनेक्शन जोड़ करके और उसके बाद तब इसका मान ज्ञात किया जाता है, आर्क अननोन का मान, और तब जाके हमको कंडक्टेंस का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब उसी के कंडक्टेंस के सहायता से अगेन विद द हेल्प ऑफ conductance of conducting cell its specific conductance बोले तो कप्पा is also determined। वही फॉर्मूला, कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाय ए, सेल कांस्टेंट। तो ए तो इसका एरिया हो गया, अब बीच में डिस्टेंस हो गया एल, तो एल बाय ए यहां रख करके तब कप्पा का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कप्पा का मान ज्ञात कर लेंगे, कंडक्टेंस का मान ज्ञात, मतलब जो भी डिटरमाइन करना है वो सारा चीज ज्ञात कर लेंगे। लिख लीजिए इसको, उसके बाद देखते हैं। हो गया। तो ये था एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे, मैंने आगे क्लास में प्रीवियस, तो वहां पर जाकर जो है कि हमको वहां पर क्या होगा, उसमें हमको यहाँ पर मैंने उसका मान ज्ञात करना है कि कंडक्टेंस जो है कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे और तब कोलरास का नियम को हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग भी समेट लीजिए।